मौजूदा दौर में हमारे प्यारे तमिलनाडु राज्य को रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की जकड़ से पूरी तरह मुक्त कराना वास्तव में किसी बड़ी आजादी के मिलने से कम नहीं है। हमारी सरकार इस दिशा में आगे बढ़ने को निरंतर कार्यरत है। आपको लग रहा होगा ना कि अभी कल ही तो तमिलनाडु में टीवीके और थलपति विजय की नई सरकार बनी थी। देखते ही देखते 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तमिलनाडु में जो थलपति विजय की सरकार है उसने अपने 100 दिन पूरे भी कर लिए हैं और इन शुरुआती दिनों में ही विजय सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिनकी वजह से अब पूरे देश में उनकी चर्चा हो रही है। वजह सिर्फ ये नहीं है कि एक सुपरस्टार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है। असली सवाल यह है कि फिल्मी पर्दे के हीरो से सत्ता के सिंहासन तक पहुंचे विजय प्रशासन के मैदान में कितने सफल साबित हुए हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय ने इंतजार नहीं किया। विजय ने इन 100 दिनों में वो काम कर दिए जो कुछ मुख्यमंत्री सालों में नहीं कर पाते हैं। शपथ लेने के तुरंत बाद फाइलें चली, आदेश निकाले गए और चुनावी वादों को सरकारी फैसलों में बदलने की कोशिश हुई। यही वजह है कि उनके पहले 100 दिनों को लेकर एक तुलना सामने आने लगी है। क्या विजय की कार्यशैली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस तेज फैसले लेने वाले मॉडल जैसी दिखाई दे रही है, जिसमें सरकार शुरुआती दिनों में ही बड़े और दिखाई देने वाले फैसले लेने पर जोर देती है? कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने भी विजय की शुरुआती शैली की जो तुलना है योगी की तेज प्रशासनिक कार्यशैली से की है। लेकिन तुलना करने से पहले विजय सरकार के 100 दिनों के उन 10 बड़े कामों को समझना जरूरी है जिनका सरकार खुद अपने प्रदर्शन में जिक्र कर रही है। तो चलिए आपको थलपति विजय के प्रमुख 10 कामों को बताते हैं जिसकी चर्चा सिर्फ तमिलनाडु में नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी का एक खास प्रोग्राम आज का एक्सप्लेनर। इस क्रम में आपको सबसे पहला और सबसे बड़ा काम बताते हैं, वो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स। विजय सरकार ने सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया। इसका मकसद महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में तेज कार्रवाई करना है। सरकार के मुताबिक इस व्यवस्था के तहत 2545 नए पद और करीब 354 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यानी विजय सरकार ने महिला सुरक्षा को सिर्फ भाषण का मुद्दा नहीं रखा बल्कि इसके लिए अलग तंत्र बनाने की ही कोशिश कर दी है। और वो यहीं पर नहीं रुके हैं। अब आगे आपको बताते हैं उनका दूसरा बड़ा फैसला, 200 यूनिट मुफ्त बिजली। ये मुफ्त बिजली का किस्सा आपने देश के बहुत सारे राज्यों में सुना होगा, लेकिन तमिलनाडु में भी ये सिस्टम लागू किया गया है विजय सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद विजय ने जिन शुरुआती फाइलों पर दस्तखत किए उनमें घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली का फैसला शामिल था। ये लाभ उन घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है जिनकी 2 महीने की खपत 500 यूनिट तक है। सरकार के आदेश के मुताबिक इससे राज्य के खजाने पर सालाना करीब 1730 करोड़ रुपए का अतिरिक्त सब्सिडी भार पड़ेगा। और खास बात यह है कि विजय ने सिर्फ घोषणा नहीं की है बल्कि बिजली विभाग की समीक्षा भी की। उन्होंने अधिकारियों को लो वोल्टेज जैसी शिकायतों को प्राथमिकता से दूर करने और बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को तेज करने के निर्देश ऑलरेडी दे दिए हैं। इसके बाद तीसरा बड़ा फैसला सुनिए, ड्रग्स के खिलाफ 65 स्पेशल यूनिट। तमिलनाडु में नशे के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। 65 एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यूनिट बनाने की घोषणा की गई है। सरकार का दावा है कि इसका उद्देश्य राज्य में ड्रग नेटवर्क पर तेजी से कार्रवाई करना है और यही वो हिस्सा है जहां विजय मॉडल और योगी मॉडल की तुलना की जा रही है। योगी सरकार की पहचान भी कानून व्यवस्था और अपराध के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई से बनी है। हालांकि दोनों राज्यों की परिस्थितियां, राजनीतिक विचारधारा, प्रशासनिक ढांचा अलग है, इसलिए इसे हूबहू एक जैसा मॉडल कहना सही तो नहीं होगा। लेकिन योगी की कार्यशैली में कानून व्यवस्था पर सख्त और जोर, तेज कार्रवाई प्रमुख विशेषताओं में रही है, जो कि विजय की सरकार में भी दिखाई दे रही है। अब आपको विजय का चौथा बड़ा काम बताते हैं, 717 शराब की दुकानों पर कार्रवाई। विजय सरकार ने 717 TASMAC टैस्मैक शराब दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। ये वे दुकानें हैं जो स्कूलों, धार्मिक स्थलों और प्रमुख बस स्टैंड्स के 500 मीटर के दायरे में थी। सरकार ने इसे सामाजिक सुधार और सार्वजनिक सुरक्षा से जोड़ा है। ये फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शराब की बिक्री तमिलनाडु के राजस्व से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा है।
ऐसे में राजस्व और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन बनाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन इस फैसले के बाद विजय की वाहवाही जरूर हो रही है। अब आपको पांचवा जो बड़ा फैसला है वो भी बताते हैं। निवेश पर बड़ा दाव। अगर विजय सरकार के 100 दिनों की सबसे बड़ी आर्थिक उपलब्धि पूछी जाए तो शायद जवाब होगा निवेश। सरकार ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौतों का दावा किया है। इनमें सबसे बड़ा आंकड़ा 97 MOU का है, जिनकी कुल घोषित राशि 67,542 करोड़ रुपए बताई गई है और जिनसे 1 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा होने की संभावना जताई गई है। रोजगार पूरे भारत के सभी राज्यों का एक प्रमुख मुद्दा है और तमिलनाडु में निवेश के माध्यम से अगर रोजगार बढ़ाने पर 1 लाख जॉब्स की बात कही जा रही है मात्र 100 दिनों में, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। यानी विजय सिर्फ मुफ्त योजनाओं वाली सरकार की छवि नहीं बनाना चाहते। उनका दूसरा बड़ा फोकस उद्योग, निवेश और रोजगार पर है। तमिलनाडु पहले से ही ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा केंद्र है। विजय सरकार अब AI, इलेक्ट्रॉनिक्स, EV, स्पेस और हाई टेक इंडस्ट्री जैसे क्षेत्रों में राज्य को आगे ले जाने का लक्ष्य रख रही है। चलिए आपको इसके साथ ही छठा बड़ा फैसला भी बताते हैं और ये फैसला भारत की आत्मा है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है, ऐसा कहा जाता है। और छठा फैसला है वो किसानों के हित का है। किसानों को राहत। विजय सरकार ने किसानों के लिए फसल ऋण राहत की घोषणा भी की है। सरकार के मुताबिक 75,000 रुपए तक के पात्र सहकारी फसल ऋण की पूरी माफी से करीब 14.43 लाख किसानों को लाभ मिल सकता है। यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने किसान और कृषि को भी शुरुआती एजेंडे में जगह दे दी है। यानी कि सभी तबकों को तमिलनाडु की थलापति विजय की सरकार साथ लेकर चल रही है। चलिए इसके साथ आपको बिना देर किए 7वां फैसला भी बताते हैं। महिलाओं और परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। विजय सरकार ने महिलाओं के लिए आय सहायता, मुफ्त यात्रा, शादी से जुड़ी सहायता और परिवार केंद्रित योजनाओं को अपने व्यापक एजेंडे में रखा है। सरकार के 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड में महिलाओं, युवाओं, किसानों और कमजोर वर्गों के लिए कई योजनाओं को प्रमुखता दी गई है। यानी विजय मॉडल का एक हिस्सा साफ तौर पर वेलफेयर पॉलिटिक्स है। ऐसी योजनाएं जिनका फायदा सीधे परिवार तक पहुंचे। अब आपको 8वां फैसला भी बताते हैं, वो है शिक्षा और युवाओं पर फोकस। सरकार ने छात्रों के लिए साइकिल, लैपटॉप, स्किल ट्रेनिंग, शिक्षा से जुड़ी कई पहलों को आगे बढ़ाने का दावा किया है। 100 दिन की रिपोर्ट में युवाओं और छात्रों के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों को भी प्रमुख उपलब्धियों में गिना गया है। ये इसलिए अहम है क्योंकि विजय की राजनीति का सबसे बड़ा आधार युवा मतदाता माना जाता है। ऐसे में शिक्षा और रोजगार उनके राजनीतिक मॉडल का स्वाभाविक हिस्सा बनते हैं और विजय वो काम कर भी रहे हैं। और इसीलिए विजय युवाओं के तो चहेते हैं ही और युवाओं ने ही उन्हें कुर्सी दी है, साथ ही अब वो पूरे राज्य के चहेते बनते जा रहे हैं। चलिए आपको इसके साथ 9वां फैसला बताते हैं। डिजिटल और पेपरलेस प्रशासन। विजय सरकार ने सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाने पर जोर दिया है। सरकार के विजन में वेटरी TN सुपर ऐप, सिटीजन प्रिविलेज कार्ड और सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की योजना शामिल है। इसका उद्देश्य ये है कि नागरिकों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े। 17 अगस्त को शुरू की गई थी। आपको बता दें कि प्रेजेंसलेस रजिस्ट्रेशन सेवा इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम भी उठाया गया है सरकार के द्वारा, जिसके तहत कुछ संपत्ति पंजीकरण प्रक्रियाएं ऑनलाइन पूरी करने की सुविधा दे दी गई है। यानी कि आपको फिजिकली प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं है, आप उसको ऑनलाइन भी पूरी कर सकते हैं। और बिना देर किए आपको 10वां और आज के इस एक्सप्लेनर का आखिरी जो पॉइंट है वो भी बताते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी प्रशासन। विजय लगातार साफ और पारदर्शी सरकार की बात करते रहते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और मिशन मोड में काम करने की बात कही। उनके शासन मॉडल का दावा है कि सरकारी सेवा के लिए बिचौलिए की जरूरत कम हो, प्रक्रियाएं ऑनलाइन हो और जवाबदेही बढ़े। अब सवाल यह है कि ये दावा जमीन पर कितना उतरता है और यहीं से आती है सबसे दिलचस्प बात। विजय मॉडल बनाम योगी मॉडल। अगर दोनों को बहुत सरल भाषा में समझें तो योगी मॉडल की पहचान मजबूत कानून व्यवस्था, तेज प्रशासनिक निर्णय और सरकार की सख्त छवि से जुड़ी रही है। विजय के शुरुआती 100 दिनों में भी तेज फैसले लेने, ड्रग्स और शराब पर कार्रवाई, महिला सुरक्षा और प्रशासनिक निगरानी जैसे विषय दिखाई दे रहे हैं।
इसी वजह से कुछ मीडिया विश्लेषणों ने दोनों की कार्यशैली में समानता की बात कही है, लेकिन यहाँ एक बड़ा अंतर है। योगी मॉडल का बड़ा जोर लॉ एंड ऑर्डर और इन्फोर्समेंट पर रहा है, जबकि विजय का शुरुआती मॉडल वेलफेयर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस डिजिटल गवर्नेंस का मिश्रण दिखाई देता है। यानी एक तरफ मुफ्त बिजली, किसान राहत और महिलाओं की योजनाएं हैं, तो दूसरी तरफ निवेश, सम्मेलन, एआई और हाईटेक इंडस्ट्री की बात भी है। और यही विजय के लिए सबसे बड़ी परीक्षा भी होगी, क्योंकि 100 दिन में घोषणा करना आसान है, असली काम है उन घोषणाओं को 5 साल तक लगातार लागू करना। सरकार ने 100 दिनों में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौतों की बात कह दी है, और एमओयू और जमीन पर लगने वाली फैक्ट्री में अंतर होता है, घोषणा और वास्तविक रोजगार में भी अंतर होता है। इसी तरह मुफ्त बिजली का फायदा तभी टिकाऊ होगा जब राज्य की वित्तीय स्थिति और उस सब्सिडी का भार लंबे समय तक उठा सके। और विजय सरकार को आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। विपक्ष ने कानून व्यवस्था, बिजली आपूर्ति और कचरा प्रबंधन जैसे मुद्दों को लेकर सवाल उठाए हैं। इसलिए सिर्फ सरकार का अपना रिपोर्ट कार्ड देखना पर्याप्त नहीं होगा। असली फैसला जनता के अनुभव और अगले कुछ वर्षों के परिणाम करेंगे। तो कुल मिलाकर थलपति विजय के पहले 100 दिन एक ऐसे मुख्यमंत्री की तस्वीर पेश करते हैं जो अपनी फिल्मी पहचान से निकलकर प्रशासनिक पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है और बहुत हद तक इन 100 दिनों में परचम भी लहरा रहा है। उन्होंने शुरुआत में ही बड़े फैसले ले लिए। 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा बल, 65 एंटी ड्रग यूनिट, 717 शराब दुकानों पर कार्रवाई, किसानों के लिए राहत, शिक्षा और युवा रोजगार, डिजिटल गवर्नेंस और करीब 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते। अब सवाल ये नहीं है कि विजय ने 100 दिनों में कितनी घोषणाएं की। सवाल ये है कि अगले 1 साल में इनमें से कितनी जमीन पर दिखाई देंगी। क्या निवेश वास्तव में फैक्ट्रियों में बदलेगा? क्या युवाओं को नौकरियां मिलेंगी? क्या महिला सुरक्षा का नया सिस्टम अपराधों पर असर डालेगा? क्या भ्रष्टाचार कम होगा? और क्या मुफ्त बिजली जैसी योजनाएं राज्य की अर्थव्यवस्था पर दबाव डाले बिना लंबे समय तक चल पाएंगी? अगर इन सवालों के जवाब आने वाले सालों में हाँ होते हैं, तो आज के ये 100 दिन सिर्फ शुरुआती तेजी नहीं, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में एक नए शासन मॉडल की नींव साबित हो सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ, तो यही 100 दिन सिर्फ बड़े बड़े ऐलानों का एक और अध्याय बनकर रह जाएंगे। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि थलपति विजय ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही ये संदेश देने की कोशिश की है कि फिल्मी पर्दे का हीरो अब असली जिंदगी में भी काम के जरिए अपनी पहचान बनाना चाहता है, बना भी रहा है। अब जनता की नजर अगले 100 दिनों पर है। 100 पूरा हो चुका है और अब अगला 100 दिन। अब आपको क्या लगता है, क्या विजय का मॉडल तमिलनाडु में सफल होगा? क्या इसमें योगी मॉडल जैसी तेजी दिखाई देती है, या विजय ने अपनी अलग राह चुन ली है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे और एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.